बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम 92@8 के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, आज जिस दो अहम खबरों पर हम बात करेंगे, एक खबर आलमी तौर पे बिल्कुल गुज़िश्ता 24 घंटों से हेडलाइन है और वो है फ़लस्तीनी मुतारब ग्रुप हमास का इसराइल पर हमला और उसके बाद की जो सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। इसके अलावा दूसरी खबर पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के हवाले से, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे गजा की। और हमने ये देखा कि अरब इसराइल जो जंग है, कह सकते हैं उसकी 50 साल तकरीबन पूरे होने जा रहे थे, उसकी गोल्डन जुबली के मौके पर हमने देखा कि हमास ने 3 तरफ से हमला किया इसराइल की जो मौजूदा टेरिटरी है, जिस पर वो काबिज है, एक काबिज रियासत के तौर पर। अगर हम कहें कि दुनिया में इस वक्त 2 रियासतें या 2 कौमें जेल का सामना कर रही हैं, एक कश्मीर और दूसरी फ़लस्तीन, तो गलत नहीं होगा। और गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि गुज़िश्ता 50 साल की जो तारीख है उसमें जो सबसे बड़ा अगर कोई हमला किसी मुतारिब ग्रुप ने इसराइली टेरिटरी पर करने की कोशिश की है तो वो हमास ने गुज़िश्ता रोज़ की है। इसके नतीजे में जो नुकसान हुआ है उसमें इसराइली फोर्सेस के लोग न सिर्फ जिंदा भी गिरफ्तार हुए बल्कि मारे भी गए, उनके ऑफिसर लेवल के लोगों को भी जिंदा गिरफ्तार किया गया हमास की जानिब से। अब इस सारी सूरत हाल को तकरीबन 24 से 48 घंटे गुजर रहे हैं और इसके बाद इंटरनेशनल वर्ल्ड की जानिब से वही हमें एक डिवीजन नजर आती है जो अरब वर्ल्ड की तरफ से एक हमें मौक़िफ़ नजर आता है, ईरान या जो दीगर ममालिक हैं उनका एक मौक़िफ़ नजर आता है, उसके साथ साथ अमेरिका और हिंदुस्तान जो कि हमेशा हमने देखा है कि अज़ली तौर पर हमेशा ही वो इसराइल की तरफ होते हैं और हमेशा रहते हैं, अब भी हैं। इस सारी सूरत हाल में मामला जाएगा कहां और किस तरह की सूरत हाल पैदा होगी, इस सूरत हाल को जानने के लिए हमारे साथ जो 2 सीनियर्स मौजूद हैं, नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ हैं और जाफर साहब हमारे साथ हैं। दोनों इस कॉन्फ्लिक्ट को एक लंबे अरसे से कवर कर रहे हैं और मंसूर जाफर साहब जो अल अरेबिया के साथ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अल अरेबिया टीवी के साथ यहाँ काम करते हैं पाकिस्तान में और दोनों इस कॉन्फ्लिक्ट को बहुत बेहतर अंदाज में जानते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा नासिर बेग चुगताई साहब से। चुगताई साहब, अरब इसराइल जो हमने देखा कि कॉन्फ्लिक्ट था उसकी 50वीं तकरीबन सालगिरह कह लें या गोल्डन जुबली कह लें, उसके मौके पर हमास ने ये अटैक्स किए। नासिर बेग चुगताई इस कॉन्फ्लिक्ट को 50 साल से देखते हुए आ रहे हैं, इसे और माजी के वाक़यात को कैसे मुख्तलिफ समझते हैं? मैं शायद इस सूरत-ए-हाल को 1916 से देख रहा हूँ, नवंबर 1916 से। ओके। जब ब्रिटिश कमांडर ने फ़लस्तीन पे कब्जा किया और कहा कि आज से सलीबी जंगें बंद, लेकिन बड़ी गलतफहमी का शिकार था वो। उसको ये पता नहीं था कि वो एक नई जंग शुरू करने जा रहा है। वो जंग फ़लस्तीन और इसराइल के साथ होगी। इसराइल का नाम पहले इसराइली था, आप सबसे पूछेगा फ्लैश या कुछ ऐसी नाम था, ये नाम इसको बाद में दिया इसराइल। उसके बाद दिसंबर 1917 में मैं जद्दोजहद देख रहा हूँ 1917 से। फिर 1937 में मैंने, आपने शायद बहुत नाम सुना हो आजकल में, अल-क़स्साम ब्रिगेड, अल-क़स्साम शेख का मैंने शहादत देखी है। सही। तो उन्हीं के नाम पर ही सब कुछ है। तो जद्दोजहद जारी है, ये ऊपर नीचे होता रहता है। कभी आपने अल-कुद्स को जलते हुए देखा, आपने कासाब्लैंका में और लाहौर में सरबराह कॉन्फ्रेंसें देखी। उन सरबराह कॉन्फ्रेंस में जो एक्टिव लोग थे 5 पहली सफ के लोग, उनका कत्ल देखा आपने, सब कुछ देखते रहे आप और ठंडे पेटों खामोश बैठे रहे। आपने ओआईसी को बिल्कुल उसमें गैर फाल बना दिया। आपने अरब लीग को निगोन कर लिया कि हमारा मसला है, वो मसला खराब कर दिया। आप लीग ऑफ नेशंस ने इसको बर्बाद किया और यूएन ने इसको दफन कर दिया। सही। तो अब सूरत हाल ये उन बच्चों लोगों के पास जिनके लोग रोजाना 4-4, 3-3, 5-5 कत्ल हो रहे हैं स्नाइपर्स के जरिए फ्रॉम बाढ़ के पीछे से, तो उनका आप कब तक कत्ल होते हैं, कब तक लाशें उठाए, एक साथ ही कत्ल हो जाते हैं। चलो हम ये कत्ल हो जाएं, तो उनका ये फैसला है कि हमें कत्ल होना है, हमें मरना है। यकीनी तौर पर आज उन्होंने फरमाने जंग दस्तखत किए, इसराइली प्राइम मिनिस्टर ने गजा को हटाना चाहते हैं, गजा को बर्बाद करना चाहते हैं, नाराज करना चाहते हैं। आपकी गुफ्तगू से जो मुझे तासुर मिल रहा है कि ये वही तसलसल है जो आप कह रहे हैं 1916 या 17 से एक सिलसिला शुरू हुआ, ये उसी की कंटिन्यूटी है। मंसूर जाफर साहब को गुफ्तगू में ऐड करता हूं और आगे जाकर इस सारी सूरत-ए-हाल पर भी बात करेंगे। मंसूर जाफर साहब, आप एनबीसी से एग्री करते हैं कि दिस इज द कंटिन्यूटी और समथिंग डिफरेंट आपके ख्याल में?
यकीनन जी, ये उसी जो गोरी टेल है उसका एक नया पहलू है और एक नई फेज़ है, और सिर्फ नई नहीं है, इसमें बहुत सारे मराहल जो है वो इससे पहले भी आ चुके हैं। वो जंगों की शक्ल में भी है, वो मुख्तलिफ पीस माहिदात की शक्ल में भी हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन फ़लस्तीनियों की जो किस्मत या उनके दलिद्दर जो हैं वो दूर नहीं हो सके। सही। ये एक इंतहाई अफसोसनाक हकीकत है जिसे हमें तस्लीम करना पड़ेगा। माजी में जिस अंदाज से इसराइल के क़याम को ख़ुद आलमी इदारे ने सनद जवाज़ बख्शा, उस वक्त भी इसराइल के क़याम के हवाले से जो अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर है उसका मैंडेट पूरा नहीं था। सही। 3 ऐसे ममालिक थे कि जिनका वोट कम था और वोटिंग को डेफर करना पड़ा, और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की मुखालफत करते हुए वोटिंग को दोबारा किया गया, मुख्तलिफ कमज़ोर ममालिक को मजबूर करके इसराइल के हक़ में वोट देने को मिले, और ताकि इसराइल की रियासत जो है वो फ़लस्तीन के कल्ब में आबाद की जा सके। आज भी इसराइल एक ऐसी रियासत है कि जिसकी कोई मुतय्यन सरहद नहीं है, उसके जो तौसीब पसंदाना अज़ाइम जो है, जैसे कि भारत के हमें कश्मीर में नजर आते हैं। जी एग्जैक्टली, वो यहाँ से उनका जो इरादा है वो मदीना का जो खैबर किला है वहां तक जाना चाहते हैं। उसमें इराक का कुछ इलाका है, कुछ शाम का इलाका है, जो बिलाद शाम सारे को वो ऑक्यूपाई। तो उसके बावजूद दुनिया जो है उस रियासत को तस्लीम किए हुए, डिफेक्टो कह लीजिए, डिजोर कह लीजिए, लेकिन हमें वो एक रियलिटी के तौर पे पेश किया जाता है कि जी ये अब आ गए हैं, आपके घर पे काबिज हो गए, आप इनको तस्लीम कर लीजिए। सही, सेम ऐसे ही जैसे इंडिया वहां पे कश्मीर में चीजों को तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। वही एनालॉजी है, और उसमें जितना भी पैटर्न आप देखेंगे उसकी एक लिहाज से रेपिटेशन आपको नजर आएगी। सही। जिस तरीके से यहाँ सेटलर लाके आबाद किए गए हैं, कश्मीर में भी इसी तरीके से पंडितों को लाके आबाद करने की कोशिश की जा रही है, वहाँ एक लिहाज से लेजिटिमेट सिटीजन बनाने, जैसे यहाँ लेजिटिमेसी बनाने की कोशिश की जा रही है वहां भी। एनबीसी, एक सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा। इसराइल के बारे में कहा जाता है कि उसका जो दिफा है बड़ा नाकाबिले तस्खीर है, बहुत मजबूत है। इतना प्लान्ड अटैक एक मुतहर्रिब ग्रुप की जानिब से, हमास अभी तक हम उसे ये नहीं कह सकते कि वो फलस्तीन की रियासत या हुकूमत है, वो एक मुतहर्रिब ग्रुप है, लेकिन इतना वेल प्लान्ड और वेल एग्जीक्यूटेड अटैक आपके ख्याल में फेलियर नहीं है इंटेलिजेंस का इसराइली? शायद हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं 3-4 हर्टिज अखबार में काम करते हैं और उसके एनालिस्ट भी हैं, तजियाकार भी हैं, उनसे मेरी बात भी हुई, बल्कि उन्होंने लिखा भी शायद कल कि ये स्टेट ऑफ इजराइल ही नहीं, स्टेट ऑफ इजराइल ही नहीं, 5 बड़ी स्टेट्स की नाकामी है। 5 आइस को कहते हैं, बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी और एक कुछ और मुल्क है, 5 जिनके सैयारे ऊपर लगे हुए, जिनका काम खबर देना है। उनको ये लश्कर नजर नहीं आया, उनको ये सरगर्मियां नजर नहीं आई, उनको ये नजर नहीं आया कि वो मोटरसाइकिल प्लेन पे बैठकर हवा में उड़कर बॉर्डर पार कर रहे हैं, इसराइल में दाखिल हो रहे हैं। जब पता चला, जब फायरिंग हुई, तो उन्होंने कहा ये इसराइली हुकूमत की शिकस्त है, इसराइली स्टेट की शिकस्त है। तो एक बात तो ये हो गई, इट्स अ कंप्लीट ब्रीच ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस। दूसरी बात ये हुई कि ये जो मुजाहिमती ग्रुप है हमास, ये ज़ाहिर है अल-फतह के बाद बना, इसकी अपनी एक तारीख है, अपना एक बैकग्राउंड है। कैम्प डेविड के बाद जो इख्तलाफात हुए वो पता है हमको, अगर कैम्प डेविड पर भी अमल कर लेते तो शायद मसाइल हल हो जाते, वो भी नहीं हुआ। सही। तो ये कैम्प डेविड पे अमल दरामद होने के एनबीसी आपको कितने चांसेस नजर आते थे कि कैम्प डेविड पे अमल दरामद रियलिस्टिक अप्रोच थी? देखिए, अगर वो हो जाता ना, तो जिस तरह कश्मीर के मसले पर हमारे मुशर्रफ साहब ने बात की थी, दाखिली खुद मुख्तारी मिल जाती कुछ इलाकों को, गजा को, नाबुस को, दूसरे वेस्ट बैंक को, लेकिन उसके साथ गारंटी भी ये थी ना कि इसराइल तौसी नहीं करेगा। सही, तौसी पसंदाना अज़ाइम को रोकना होगा। अब आप वो नक्शे देख लेना कि जहां वो एक दाना है, फिर वो एक फ्रूट बनता है, फिर वो केला बनता है, फिर वो इतना बड़ा दरख्त बन जाता है कि उसके नीचे आपको फलस्तीन मुश्किल से नजर आता है। तो 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा एनबीसी, और आगे गुफ्तगू का सिलसिला फिर इस बात से भी जोड़ूंगा जो खासकर हमने देखा था कि एक सऊदी वजीर खारजा ने हाल ही में दोबारा इस तरह की एक बात की थी, लेकिन यूएनजीए में नेतन्याहू ने भी कुछ गुफ्तगू की थी। लेकिन चाहूंगा कि मंसूर जाफर साहब कमेंट करें, आपके ख्याल में अगर कैंप डेविड पर किसी हद तक इंप्लीमेंटेशन के लिए आलमी ताकतें अपना किरदार अदा करती तो आज ये कॉन्फ्लिक्ट ना होता आपके ख्याल में? देखिए जी, आलमी ताकतों की नाकामी तो कैंप डेविड की शक्ल में हमें आया नज़र आती है। इसराइल भी उतना ही जिम्मेदार है, लेकिन हमने उस कैंप डेविड से सबक क्या सीखा? हमने उसका एक माइक्रो वर्जन जो है वो ओस्लो अकॉर्ड की शक्ल में उसी
अत्तार के लौंडे से दवा लेने की कोशिश की। सही। लेकिन आज भी हम वहीं खड़े हैं क्योंकि परनाला इसराइल का वही है। इसराइल को मना किया गया कि वो अपनी सेटलमेंट को ना बढ़ाए। ओस्लो अकॉर्ड में भी यही कमिटमेंट देनी थी, लेकिन इसराइल ने हिंदुस्तान और इसराइल की एक चीज मुश्तरक है, तमाम चीजें आलमी फोरम्स पे कमिट करके उन्होंने बैकआउट की। एग्जैक्टली, और खुद आलमी फोरम पर लेकर भी जाते हैं। अभी आप देखिएगा इस लड़ाई को, गजा की लड़ाई को खुद लेकर जाएगा ये वो अक़वाम मुत्तहिदा में, और वहां पे फिर जो चीज कमिट होगी उस पे बच करेगा। आपको नहीं लगता आज उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया, आपको लगता है कि वो यूएन सबसे पहले भागेंगे? देखिए जी, उन्होंने जिस अंदाज से जंग का ऐलान किया है वो सबके सामने है। उनकी वो जो सर्विलियंस का जो राज था, जो उनके आलात, जिसको दुनिया में इंटरनेशनली इतना मार्केट किया जा रहा है, खासतौर पे उन मुल्कों की तरफ से, उन अरब मुल्कों की तरफ से कि जो उसके साथ उस्तवार करने जा रहे हैं अपने ताल्लुकात। अभी तक ताल्लुकात अनाउंस्ड नहीं है जिनके। मतलब अर्ज कर रहा हूँ कि उसको वो मार्केट कर रहे थे, लेकिन आज जो गजा के बॉर्डर का हाल किया है हमास के जंगजुओं ने, बहुत कुछ एक्सपोज कर दिया। उसके बाद तो मेरा ख्याल है कम से कम उसने उस सर्विलेंस की टेक्नोलॉजी को मार्केट नहीं करना चाहिए। सही। और इसी तरीके से अपनी जो फोर्स, जिसे वो दुनिया की 14वीं बड़ी आर्मी कहते हैं, वो कहते हैं नाकाबिले जिस अंदाज से उनको गिरेबान से पकड़ के उनके सेक्टर कमांडरों को, उनके मेजर जनरल को, हमास के जंगजू मोटरसाइकिलों पर बढ़ा के सड़क गजा के अंदर फेर रहे हैं, मेरा ख्याल है इससे बड़ी उनकी कोई तौहीन शायद दुनिया में आज तक किसी ने ना की हो। एनबीसी, एक चीज आपके सामने रखना चाहूंगा, इंटेलिजेंस फेल्यूर पर हम बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमने देखा जैसे ही ये अटैक हुआ, इसराइल ने जो एक तरीकाकार है उसका, उसने फौरन सीधा स्ट्रेट फॉरवर्डली इल्जामात लगाए ईरान पर। लेकिन अभी थोड़ी देर कबल मैं स्टोरी देख रहा था कि अमेरिकन की जानिब से, वजारत खारजा की जानिब से या वजीर खारजा की जानिब से यह कहा गया है कि बज़ाहिर अभी तक ईरान की इन्वॉल्वमेंट के कोई शवाहिद नहीं मिले हैं। आपके ख्याल में वो जो ईरान के ऊपर इल्जाम लगा के अपनी स्केपगोटिंग करने की इसराइल कोशिश कर रहा था, या आपको लगता है कि हिस्टोरिकली हमास का कोई ऐसा कनेक्शन ईरान के साथ रहा हो? देखिए, हिजबुल्लाह ने आज फायर किया है मोटर लबनान से इसराइल पर, तो आपकी ये बात मैं मान सकता कोई मसला है, गड़बड़ है। असल बात क्या है? असल बात यह है कि ईरान फलस्तीन नहीं है। ईरान एक बहुत बड़ी स्टेट है जिसके पास बहुत बड़ा फौजी और मिसाइल्स का अंबार है, ढेर है, और जिसने बनाए इसी काम के लिए है कि तुमको तो मार नहीं सकता मैं, तुम्हारे छोटे को मारूंगा मैं। अगर ये एस्केलेट होता है, डॉक्टर साहब जानते हैं कि अगर ये एस्केलेट हुआ तो ये टुवर्ड्स ईरान एस्केलेट होगा। इसराइल ईरान से बदलने की कोशिश करेगा गजा से निपटने के बाद, और जब वो कोशिश करेगा तो ईरान जवाब देगा। जब ईरान जवाब देगा तो छोटा सा इसराइल कहाँ जाएगा? अमेरिका को इससे खौफ होता है। अमेरिका को क्या, ठीक है ईरान में भी तबाही होगी, बहुत कुछ होगा, लेकिन अगर ईरान ने स्ट्राइक कर दिया तो इसराइल का क्या होगा? इसलिए वो उसको लो की में रखना चाह रहा है सूरत हाल को। सही। इसीलिए मेरा ख्याल है एनबीसी, मैं चाहूंगा कि मंसूर साहब और आप दोनों इस पे कमेंट कीजिएगा। पहले आप कीजिए, फिर मंसूर साहब। हमने देखा कि जहां आलमी दुनिया के दीगर जो सरबराहान है वो हरकत में आए हैं, ईरानियन जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी, लेकिन ये बहुत स्पेसिफिक है कि उन्होंने जो 2 इब्तदाई राब्ते किए हैं वो दोनों हमास और जो हिजबुल्लाह है उनके सरबराहान से किए हैं। तो इट्स मीन कि ईरान एक तरह से जैसे कहते हैं बिल्कुल खड़ा है फलस्तीनी जो मुतारिब ग्रुप हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह की सूरत में लिबनान में हो या फलस्तीन में हमास की सूरत में हो। बिल्कुल सही बात है। ईरान में इंटरनल जो इश्यूज हैं, लबनान के हों या फलस्तीन के हों, उनमें वो शामिल है। वो शामिल है। वो हिजबुल्लाह के साथ तो बहुत करीबी ताल्लुकात है, और जाहिर है वो उसका अल-अक़सा जो है, बैतुल मुक़द्दस जो है, वो ईरानी का तो स्लोगन था। हर रमजान का आखिरी जुमा जो मनाते हैं हम अल-अक़सा जुमा के नाम से, वो आयतुल्लाह ख़ुमैनी का ऐलान कर दिया था। फिर ये कि ठीक है, इतना अलग भी नहीं है रूस, हिजबुल्लाह वाले, रूस ने उनकी हिमायत की है, कतर ने इवन उनकी हिमायत की बात की है, चीन ने की है। कतर सबसे इम्पोर्टेंट कतर है। और कतर ने कहा है, हमने कहा था कि कब्जा छोड़ें, मसले को हल करें, आपने कब्जा छोड़ो। आज सबसे बड़ी जो जमीर चीख आई है वो इसराइली पार्लियामेंट से आई है। उनके रुकन है ओफर कास्ट। ओफर कास्ट ने कहा है कि मैं पार्लियामेंट में चिल्लाता रहा कि मकबूजा इलाके खाली कर दो, एक्सटेंशन ना दो यहूदी बस्तियों को, तुमने नहीं सुना, और आज उसका नतीजा ये है कि आज हमारी हजीमत हुई है, हमारी शिकस्त हुई है। सही। तो ये आवाजें तो आ रही हैं,
अच्छा, आपके ख्याल में एनबीसी इन आवाजों की कोई अहमियत है? ऐसे तो हम देखते हैं कश्मीर के हवाले से हिंदुस्तान में भी होती हैं, लेकिन मंसूर जाफर साहब से चाहूंगा कि पूछूं कि जैसे एनबीसी ने जिक्र किया कि इसराइली रुकने पार्लियामेंट ने भी आवाज उठाई लेकिन उसे नहीं सुना गया, तो आपके ख्याल में इसराइल के लिए भी अब मुश्किलात बढ़ रही हैं? यकीनन जी, इसराइल का जो ऐवान है उसमें हमेशा जो आवाज़ उठाई जाती है उसका एक असर था, लेकिन इस वक्त जो वहाँ पे काबीना या जो हुकूमत बरसर इक़्तिदार है इंतहा पसंदों की शक्ल में दाएं बाजू की नुमाइंदगी करते हुए उनके कानों पे कोई जूंग नहीं रही, इसलिए कि आपको पता होगा कि इसी पार्लियामेंट ने उनको ये मशवरा दिया था कि आप अदलिया के साथ सींग ना फंसाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस्लाहात के नाम पे नेतन्याहू हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के साथ पढ़ा ले वहाँ पे एक बहरान की और उसके बाद जो सूरत हाल बनी आप देख रहे हैं कि पिछले 26 हफ्तों से मुसलसल हफ्तावार एहतजाज हो रहा है, जिसमें उनकी फौज शामिल है, उनके रिजर्विस्ट शामिल है, उनके एयरफोर्स के पायलट ने जहाज फ्लाई करने से इनकार कर दिया, उनकी तमाम ट्रेड यूनियन जो है ऑन बोर्ड है, पूरी सिविल सोसाइटी उसके खिलाफ है। आज अगर नेतन्याहू को मैदान जंग में मार पड़ी है तो उन्हें सबसे ज्यादा फिक्र इसी बात की है कि वो इंटरनली सियासत तो पहले हार चुके हैं और उनकी जो अपोजिशन पार्टी जो यार लपेड हैं, आज अगर उन्हें ये दावत दे रहे हैं कि आए मिलकर सिक्योरिटी हुकूमत बनाते हैं, तो इससे बड़ी किसी सियासी हुकूमत की नाकामी क्या हो सकती है? मंसूर साहब, एक मिनट आपको रोकूंगा। एनबीसी कुछ हालात बहुत मुख्तलिफ नहीं लगते? जब भी हम देखते हैं कि इसराइल में कोई पॉलिटिकल क्राइसिस हो तब भी जंग की सूरत हाल होती है, और इंडिया में जब भी जो पॉलिटिकल क्राइसिस अगर मोदी साहब को आने लगता है तो फिर बॉर्डर एक्टिवेट होता है। हर चीज में इतनी मुमासलत हो सकती है एनबीसी? ये हनूज यहूद गठजोड़ इसी का नाम है। हिंदुस्तान तो स्टेट है ना भाई, वो तो एक नाइस स्टेट है जिसको हम भी तस्लीम करते हैं, सब तस्लीम करते हैं। इसकी बात ये, इजराइल कहां से स्टेट आ गई? वो तो काबिज है, सही, उसको जो थोड़ा हिस्सा दे के अलग करें आप, नहीं करेंगे आप ये। वो मुस्तकिल खिलाफ वर्जी कर रहा है और हिंदुस्तान से ज्यादा खिलाफ वर्जी कर रहा है। देखिए, हिंदुस्तान पिटता भी है, हिंदुस्तान अंदर जाते हुए डरता भी है, सच्ची बात ये है। हिंदुस्तान की अपनी कमजोरियां, मिजोरम है, नागालैंड है, सैमिन, आसाम वगैरह, उनके पास दर्जनों के हिसाब से तहरीकें हैं, दर्जनों है। ये एक तहरीक है, ये एक तहरीक है हमास की और हिजबुल्लाह की, जो इसराइल को पीछे पड़ गई है, तंग आ गई है, इससे स्टेट घबरा रही है। डॉक्टर मंसूर को याद होगा कि एक बार हिजबुल्लाह ने अटैक किया था इसराइल के ऊपर, 17-18 इलाकों से रॉकेट बरसाए थे और इसराइल के बल बैठ गया था। जंगबंदी मुआहदा हुआ था जो इसराइल ने ऑफर किया था। सही, ये तो सूरत हाल है। मंसूर साहब, तो एनबीसी कह रहे हैं कि इस बार भी इसराइली यूएन जाएगा। हाँ, वही जाएगा। अब उसके चाहने वाले जाएंगे। माल्टा ने इजलास बुला लिया है, जो मेरे ख्याल है आज सुबह तक हो जाएगा वहां के वक्त के मुताबिक, और वहां एक रिवायती करारदाद आएगी। लेकिन अगर करारदाद में कोई गैर मामूली बात हुई तो चाइना बैठा है वीटो करने के लिए। अच्छा, एक चीज एनबीसी जो सबसे इंपॉर्टेंट आपने कहा कि इजलास बुलाया, जो मुझे बताया गया अभी तक वो ब्राजील ने ये इजलास बुलाया, लेकिन इस इजलास के बुलाने से अगर माजी में जो कश्मीर पे फैसले थे या फलस्तीन पे फैसले थे उन पे कोई अमल दरामद किया होता तो इसकी भी अहमियत होती, और जैसे आपने कहा कि वहां पर चीन मौजूद है, वो उसे वीटो करेगा। आगे चल के मैंने एक और, रूस भी वहां मौजूद है, मंसूर जाफर साहब कह रहे हैं। लेकिन ओवरऑल इस वक्त जो एक चीज हमें नजर आती है, आपके ख्याल में ये जो गोल्डन जुबली पर जो भी सूरत हाल हुई है, ये जो यूएनजीए में नेतन्याहू का खिताब था जिसमें उन्होंने एक नए मशरिक़े वुस्ता को बनाने की बात की थी, आपको नहीं लगता कि दचका लगा है इस अटैक से उस सारी बातचीत को भी, और उसका भी फ्यूचर अब क्वेश्चन मार्क है? देखिए, जो कुछ ये बोलते हैं झूठ बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कुछ नहीं करना चाहते थे, वरना ये अपना हाथ रोकते, नई बस्तियां नहीं बनाते ये। आप देखिए ना, आपके जो एक्शन की जो आपकी जो बातें हैं वो आपके एक्शन से तर्जुमा होंगी ना, कि अगर आपने मुझे कहा प्रोग्राम कर रहा हूँ और आप प्रोग्राम करेंगे तो आप सच्चे आदमी हैं। बिल्कुल, आप प्रोग्राम से उठ के भाग जाए, मैं क्या रखता हूँ आपका। सही। तो आपने एक तरफ तो ये मंसूबा पेश किया और फिर आपने नई बस्तियां बना दी उन इलाकों में जो आपके थे ही नहीं। मतलब वैसे तो कोई इलाका आपका नहीं है। आप कह रहे हैं कैंप डेविड से लेके ओस्लो मुआहदे और अभी जो नए मशरिक़े वुस्ता की बातें, ये सिर्फ गुफ्तार की बातें। मैं किंग अब्दुल्ला की जो तकरीर थी, मैं मौजूद था मक्का कॉन्फ्रेंस में, वहां उन्होंने 2 स्टेट्स की बात की थी, बहुत क्लियर बात की थी, विद कैपिटल। एनबीसी एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो आपसे 2 डिफरेंट एक थ्योरीज सामने आ रही हैं। उन थ्योरीज पर चाहूंगा कि आप और मंसूर साहब दोनों अपना कमेंट दें। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं गजा की सूरत हाल की और इसराइल फ़लस्तीन रिलेशंस हों या इसराइल वर्ल्ड रिलेशंस हों, उन पर बात करते हुए जब भी कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज होता है और कॉन्फ्लिक्ट जब शिद्दत इख्तियार करता है तो मुख्तलिफ थ्योरीज सामने आती हैं। इस वक्त भी दो थ्योरीज मौजूद हैं। जैसे कि जाने से पहले हम बात कर रहे थे नेतन्याहू की UNGA की जो तकरीर थी, नए मशरिक़ वस्ता के बनाने की बातें थी, और हमने ये देखा कि इसराइल और सऊदी अरब के रिलेशंस में एक गर्मजोशी, बल्कि गर्मी नहीं गर्मजोशी नजर आने लगी। कुछ लोगों का यह ख्याल है कि ये उन तमाम जो डेवलपमेंट्स होने जा रही थी, ये बातें हो रही थी कि 7 से 8 इस्लामी ममालिक हो सकता है इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं, इब्तदा सऊदी अरब से होगी। एक थ्योरी ये है कि हमास के हमले की जो मेन बुनियादी वजह है वो ये है कि इस चीज़ को होल्ड किया जाए। इसके हवाले से ईरान पर भी इल्ज़ामात लगते हैं कि ईरान नहीं चाहता कि ये रिलेशंस आगे बढ़ें। लेकिन एक दूसरी थ्योरी ये भी मौजूद है कि सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने कुछ अरसा कबल ये बात की थी कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के ऐलान के साथ ही जो है वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व भी हो सकता है और रिलेशंस भी बन सकते हैं। तो एक थ्योरी ये है कि कहीं इस कॉन्फ्लिक्ट को अभी जब बढ़ा है, शिद्दत जब बढ़ेगी तो 4 लोग बैठेंगे और मसले का कोई हल निकलेगा। मंसूर जाफर साहब, आप इन दोनों थ्योरीज में से किसी पर एग्री करते हैं या कंप्लीटली दोनों से डिसएग्री करते हुए आप समझते हैं कि अरब इसराइल जो जंग के 50 साल हैं उसकी गोल्डन जुबली याद दिलाई है हमास ने इसराइल को? मैं समझता हूँ कि दोनों पार्शली दुरुस्त हैं, लेकिन अगर हम कहें कि ये सिर्फ सऊदी अरब और दीगर जो ममालिक इस बैंड वैगन को नॉर्मलाइजेशन को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ये कोई ऑल टुगेदर उस एफर्ट को सबोताज करने की कोशिश ही, तो शायद मैं इससे एग्री ना करूं। सही। लेकिन इसका ये एक फॉल आउट जरूर हो सकता है कि नेचुरल आउटकम जरूर हो सकता है, क्योंकि जाहिर है जब इतने बड़े पैमाने पे आपको गजा में और इसराइल के अंदर एस्केलेशन, जंग की कैफियत नजर आती है, तो उसके बाद किसी भी मुल्क जो इसराइल के साथ सियासी या सफारती ताल्लुकात उस्तवार करने का ख्वाहा है, उसके लिए इतना बड़ा बैगेज कैरी करना बहुत मुश्किल है, और खासकर मुस्लिम उम्मा में, मुस्लिम उम्मा, और वो भी मुस्लिम उम्मा का सरखेल सऊदी अरब जैसा, तो उन्हें इंटरनली भी इस पे रेजिस्टेंस हो सकती है। ठीक है, वहाँ पे जमहूरियत नहीं है, बादशाहत है, लेकिन वहाँ के अवाम के दिल जो हैं वो फ़लस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। आज अगर आप सऊदी अरब सोशल मीडिया को स्कैन करें तो आपको आइडिया होगा कि जिस अंदाज से इस वक्त ट्विटर को और फेसबुक को अपने लॉगरिथम जो है वो रीएडजस्ट करने पड़ रहे हैं कि जैसे ही कोई स्टोरी ऐसी आती है तो उन्हें वो डिलीट करना पड़ जाती है। सही। अदरवाइज जितना बड़ा इस वक्त मवाद मौजूद है इसराइल की हजीमत का दुनिया को दिखाने के लिए, मैं समझता हूँ अगर उसका 10% भी दुनिया के सामने आ जाए, आज़ादी इज़हार राय के साथ जी, तो कम से कम जो आज़ाद ज़मीर हैं, आज़ाद दुनिया है, इंसानी हकूक़ के प्रचारक हैं, उनकी आंखें ज़रूर खुल जाएगी कि इस छोटी सी बस्ती के अंदर, खुली जेल के अंदर इसराइल क्या इंसान। आपके ख्याल में जो दोनों थ्योरीज थी वो अपनी जगह पे नहीं है कुछ भी ऐसा? ये सिर्फ दुरुस्त हो सकती सिर्फ अरब इसराइल वर्ल्ड की जो अरब इसराइल जो जंग थी उसके 50 साल पे हमास ने याद दिलाई। हमास ने बुनियादी तौर पे जी इसके लिए बड़ा होमवर्क किया। हमास का पिछले इस मार्च से मुसलसल वीकली प्रोटेस्ट होता था इसी गजा की सरहद पर इसराइल के साथ। सही। और वो अपना राइट ऑफ रिटर्न बेसिकली रजिस्टर करवाने के लिए करते थे। तो इस पूरे ओकेजन को हमास ने बड़ा वेल कैलकुलेटेडली इस जगह को सर्विलेंस करने के लिए इस्तेमाल किया। ये जो रातों रात वो चीजें पार कर गए हैं, तो ये कोई ऐसे नहीं मुमकिन हुआ। उन्होंने इसकी एक जगह जो है वो मार्क कर रखी थी और उन्हें पता था कि कौन सी सॉफ्ट वैली है, कहाँ हिट करेंगे तो कहाँ। और इससे पहले खुद हमासी के जंगजू जो हैं वो 1.5 किलोमीटर लंबी टनल खोद के इसराइल के अंदर जा चुके हैं, अटैक कर चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। एनबीसी जो 2 थ्योरीज मैंने रखी और एक चीज ये सामने रखी कि आपके ख्याल में ये कुछ भी नहीं है, थ्योरीज सारी गलत हैं, सिर्फ जो गोल्डन जुबली थी अरब इसराइल वर्ल्ड की उस पर हमास ने इसराइल को जैसा कहते हैं एक बार फिर याद दिलाया है कि हमारा और आपका कॉन्फ्लिक्ट पुराना है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो 48 का कर्ज बाकी है, जो 48 में मैसेकर हुआ है फलस्तीनियों का, अरबों का, वो कर्ज बाकी है, बहुत से कर्ज बाकी है। यौम कपूर की जंग जो है वो तो बस ठीक है, और लेकिन उस वक्त पहली बार अंदाजा हुआ कि इसराइल काबिल तस्खीर है। ये अंदाजा हुआ। नाकाबिल तस्खीर होने का जो आज भी एक वो है ना, वो उसको ब्रेक किया है हमास ने कि इसराइल नाकाबिल तस्खीर अब भी नहीं है। सही, अब भी नहीं।
कि ये जो औलाद इब्राहिम वाला मुआहदा है बड़ा अच्छा लगता है। हम मानते हैं हज़रत इब्राहिम को, लेकिन हज़रत इब्राहिम के साथ भी जाती हो रही है ना, कजन्स के दरमियान इसको ये नाम मंसूर साहब कह रहे हैं कजन्स। हाँ कजन्स, तो ये उनका नाम देके जाती यूं हो रही है कि आप जुल्म कर रहे हो। सही, वो नाम लेकर और अवाम पे जुल्म कर रहा हो, उनकी औलाद पे जुल्म कर रहा हो। नासिर साहब, जो मस्जिद इब्राहिमी के अंदर मामलात हैं वो तो खुद इस पूरे माहिदे की नफ़ी हैं। जो मस्जिद इब्राहिमी में जिस अंदाज से मतलब जुल्म सितम है, जो सूरत हाल है, अगर आपने खबर देखी हो कि इस वाक़े के बाद पहला वाक़या मिस्र में होता है, एक पुलिस वाला 2 इजरायलियों को गोली मार देता है, जान से मार देता है वो। सही। तो ये कई वाक़यात हुए जो खबरें नहीं आ रही हैं, बहुत सी खबरें रुक गई हैं, बहुत से सियासी इक़दामात रुक जाएंगे अब। लेकिन एनबीसी, आप उन दोनों जो थ्योरीज का मैंने सवाल रखा था उनको अगर रिस्पॉन्ड करें, आप उनसे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं कंप्लीटली? नहीं, मैं इसको नहीं मानता। उनकी अपनी स्ट्रगल है, उनकी अपनी जद्दोजहद है। वो यकीनन डिसएग्री करते होंगे इन मुआहिदों से, वो डिसएग्री करते होंगे। मुझे पता नहीं क्या सूरत हाल है। हमास से मजम्मत की थी, अल-फतह ने मजम्मत की थी। अल-फतह ने कहा था कि जब तक 2 स्टेट थ्योरी पर अमल नहीं हो जाता है, ये मुआहदे नहीं होने चाहिए। नासिर साहब, अगर आम का भी यही है। नासिर साहब, अगर आपने देखा हो, जब गैर मुकीम फ़लस्तीनी जो सऊदी सफ़ीर हैं वो अपने क्रेडेंशियल पेश करने के लिए महमूद अब्बास के पास आए, तो आपने अगर उनकी फेस रीडिंग की हो पूरे फ़लस्तीनी वफद की, तो आपको साफ पता लगा होगा कि ये कितनी नागवारी से ये कागजात उनसे वसूल कर रहे हैं। जी बिल्कुल अछूत समझते हैं ना सर। बिल्कुल ठीक। एनबीसी, एक और जो चीज आपसे चाहूंगा कि उस पर भी आप अपनी राय दें। अगर इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता है तो कोई ऐसी जैसे कहते हैं कोई ऐसा सबब बन सकता है कि आलमी ताकतें बैठें और इस मसले के रिजॉल्व के लिए कोई रास्ता निकले, और खासकर सऊदी अरब अगर इस्लामिक वर्ल्ड को लीड करते हुए ओआईसी के प्लेटफॉर्म से बातचीत को आगे बढ़ाए तो कोई कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा, या फिर आपके ख्याल में 15-20 दिन, महीना एक कशीदगी की सूरत हाल रहेगी और देन फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट जाएंगे और ये कॉन्फ्लिक्ट अपनी जगह वैसे का वैसा ही रहेगा? 100 साल का रिकॉर्ड बताता है, 100 साल का, कि ऐसा नहीं हो सकता। रिजॉल्व की तरफ नहीं जाएंगे जब तक इसराइल काम को ठीक नहीं कर दिया जाता, जब तक इसराइल को सीधा नहीं कर दिया जाता, जब तक इसराइल से अमेरिकी जो कुव्वत है उसकी जो सपोर्ट है, जब तक विड्रॉ नहीं होगी। देखें, कल जो कुछ हुआ इससे पहले ही बहुत कुछ हो चुका है, और हर बार अंधा होकर बास कुव्वतें इसराइल की हिमायत करती हैं कि जो कुछ हुआ ठीक है, बुरा हुआ, लेकिन अब इसराइल के साथ खड़े हुए जो चाहता है, और गजा पे हमला करना उसका हक है। तो इस सूरत हाल में कौन किसके साथ चलता है? देखिए, अगर सऊदी अरब लीड करता है तो उसको लीड ताकत से करना चाहिए। एनबीसी, लेकिन एक चीज जो मैं देख रहा था, एदादो शुमार देख रहा था, अभी तक जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं उन तमाम, चाहे वो जंगों की जो भी, चाहे एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम जंग हुई है या थोड़ा लंबी हुई है, उसकी जो एक ह्यूमन कॉस्ट है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान फलस्तीनियों ने ही उठाया। इस बार हमने देखा कि हमास का जो अटैक है उसने इसराइल को पहली मर्तबा, अगर हम कहें कि पिछले 50 सालों में सबसे ज्यादा जानी नुकसान, या जैसे कहते हैं उनके जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो सबसे ज्यादा हैं। आपने जैसे कहा कि अब यह साबित हो चुका है कि इसराइल नाकाबिले तस्खीर नहीं है। आपके ख्याल में अभी जो क्राइसिस है उसकी ह्यूमन कॉस्ट ज्यादा कौन अदा करेगा? सर, ह्यूमन कॉस्ट तो फलस्तीनी अदा करेंगे, क्योंकि उन पर बमबारी होगी और उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गने शायद बहुत कम है, अगर हैं तो वो बहुत कम है। उनके पास स्टिंगर नहीं है जो अफगान मुजाहिदीन। वैसे भी सर, वो जहाँ क़याम पजीर हैं गजा के अंदर, जितना वो डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है, तो वहाँ ह्यूमन कॉस्ट जो है वो नेचुरल है। वो तो इसराइली प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया कि जी 12 घंटे में वेकेंट कर दें। वेकेंट वैसे तो इसराइल करके गया था गजा, आपको याद हो, एक साहब ने उनकी यहूदी बस्तियां वो खाली एनबीसी कुछ ऐड करना चाह रहे थे जी। एनबीसी, एक साहब ने कहा है, देखिए मैं बता रहा हूँ उनके बेचारगी क्या है। एक साहब ने कहा भी है कि क्या होगा, हम एक जगह बैठ जाएंगे तो आके हम पे बम मार देंगे, हम मर जाएंगे। ये मेरी बात थी आज। तो ऐसे सीन आपको नजर आ रहे हैं एमबीसी के, वहां पे वो ऑनरवा के जो हेडक्वार्टर हैं उसके अंदर अब पूरी फैमिलीज जो हैं वो आके बैठ गई हैं
कि ठीक है यहाँ पे बम गिराएं, हम सारे मर जाएंगे। लेकिन एक और मंजर, जिस मंजर को आप दोनों मंजर कशी कर रहे हैं, एक और मंजर हम एयरपोर्ट पे देखते हैं जहां पे इस्राएली शहरी अपने सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ रहे हैं, वो वहां से फ्लाई करना चाहते हैं। दो अलग अलग तस्वीरें जो मार खाते रहे हैं गुज़िश्ता। मैं वही आ रहा था जी कि इस 2 दिनों के अंदर इस्राएली मईशत बैठ चुकी है, उसका बेड़ा गर्क हो गया है, उसकी ट्रेड खत्म हो गई है, उसकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट खत्म हो चुकी है, उसकी एयरपोर्ट बंद हो गई, कोई जहाज, उसका टूरिज्म खत्म हो गया है जिस पर पूरा बेस करता था। तो ये एक बहुत बड़ा असर होगा। अच्छा एनबीसी, एक सवाल आपके सामने रखूंगा, चूंकि ये कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसी सूरत में सामने आ रहा है जिसमें हमें वो जो दुनिया की तकसीम है या डिवीजन है या जो ब्लॉक पॉलिटिक्स है उसकी झलक फिर नजर आ रही है। तो फिर आपको लग रहा है कि ब्लॉक्स की फॉर्मेशन भी कुछ चेंज हो सकती है, या जो ब्लॉक्स अपनी जगह पे हैं या वैसे ही रहेंगे? ब्लॉक फॉर्मेशन चेंज होगी मेरा ख्याल है, और वो कई उमूर के ऐसे होगी। उसमें सबसे बड़ा मसला फलस्तीन का है। सही। और इसकी वजह से ब्लॉक फॉर्मेशन बदल रही थी। सही। कि जो बाइडेन चले गए सऊदी अरब, कुछ नई बातें नहीं, औलाद इब्राहिम फिर आ गई, तो लेकिन चीन ने काम दिखा दिया था अपना। सही। यमन की जंग बंद कर दी थी, ईरान सऊदी अरब ताल्लुकात ठीक हो गए थे। एनबीसी, इन शॉर्ट एंड 30 सेकंड्स हमारी तरफ कोई पैराडाइम शिफ्ट आपको नजर आता है या नहीं? नहीं, मेरा ख्याल है बिल्कुल नहीं आता। मुझे सारे पुराने जमाने के जो बयानात थे वो झाड़ पहुंच के निकाल के दोबारा हमने दे दिए। हमने कोई नया दोबारा हमने कुछ नहीं किया, और हमने इंसानी जानों के जिया पर तकलीफ का इजहार किया। मंसूर साहब, आप एग्री करते हैं एनबीसी से, या आपके ख्याल में कुछ शिफ्ट आएगा? पीछे से माम के पीछे से माम के एनबीसी साहब के साथ आपने इत्तेफाक किया। नाज़रीन, हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब आएंगे, जब हम बात कर रहे थे ब्लॉक पॉलिटिक्स की, तो पाकिस्तान की मईशत के जो चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को केयरटेकर गवर्नमेंट किस तरीके से फॉलो कर रही है और ठीक तरह से कर भी पा रही है या नहीं, और ये जो इस वक्त आलमी दुनिया में सूरत हाल बन रही है, इसके जो असरात हैं लाजमी सी बात है पूरी दुनिया पर पड़ेंगे और हम पर भी पड़ेंगे। माशी तौर पर हम इस वक्त के सूरत हाल में उस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ खाकान हसन नजीब साहब होंगे, और डॉलर की कीमत के हवाले से मलिक बोस्तान साहब होंगे। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे गजा के कॉन्फ्लिक्ट की, और उसके जो असरात हैं आलमी दुनिया पर भी होंगे, खित्ते पर भी होंगे। उसके साथ साथ हम बात अब करेंगे अपने मुल्क की मईशत की, और हमने ये देखा कि निगरान हुकूमत ने जिसे कहते हैं पावर में आने के बाद ही जो सख्त फैसले करने शुरू किए, उसके नताइज हमें नजर आना शुरू हुए, और उन नताइज के नतीजे में हमने देखा कि डॉलर की कीमत भी गिरने लगी और चीज़ें कंट्रोल में आने लगी, स्मगलिंग पर काबू पाया जाने लगा। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर इंटरनेशनली कोई कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज होता है तो उसके असरात आलमी दुनिया पर भी आते हैं, खित्ते पर भी आते हैं। और लाजमी सी बात है जब जिसे कहते हैं कि फ़लस्तीन का मामला हो और उसमें पाकिस्तान के साथ साथ ईरान जो पड़ोसी मुल्क है या ब्रादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब है वो भी जुड़े हुए हों, तो उसके असरात देर से या जल्द ही लेकिन आने हैं, और आलमी दुनिया पर भी आने, पाकिस्तान पर भी आने। लेकिन अब तक के जो हमारे माशी फैसले हैं, क्या वो दुरुस्त सिमत में थे, और हम इन्हें कब तक कंटिन्यू कर सकते हैं और इनके कितने नताइज ले सकते हैं? इस कॉन्फ्लिक्ट को ज़हन में रखते हुए, ये कॉन्फ्लिक्ट जितना अगर तूल पकड़ेगा उसके असरात लाजमी सी बात है आलमी दुनिया और पाकिस्तान पर आएंगे। लेकिन अभी तक के जो हमारे फैसले हैं उनसे कोई बेहतरी आई है या नहीं आई है, और आने वाले दिनों में क्या बेहतरी आ सकती है या नहीं आ सकती है, इस पर बात करने के लिए हमें जिन दो मेहमानों ने ज्वाइन किया, मलिक बोस्तान साहब हैं, डॉलर के हवाले से जिसे कहते हैं अथॉरिटी हैं, और डॉलर के हवाले से जो चीज़ें कहते हैं क्योंकि वो एक्सचेंज जो फॉरेक्स एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट हैं। खाकान हसन नजीब साहब हैं, माहिर मईशत हैं। ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा खाकान हसन नजीब साहब से, जो है डॉक्टर खाकान नजीब, सॉरी, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में निगरान हुकूमत ने जो माशी फ़ैसले लिए वो तसल्ली बख्श थे और उनके नताइज हमें मिलना शुरू हो गए, या अभी तक आप समझते हैं कि हमने बेंचमार्क को हिट नहीं किया? तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कहाँ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान एक IMF के प्रोग्राम में है, पाकिस्तान की शरह नमू कम है,
पाकिस्तान की ग्रोथ रेट जो है वो लास्ट ईयर शायद 0% था, इस साल 1.5 से 2% है। इन्फ्लेशन पिछले साल 28-29 थी, इस साल भी हायर रन कर रही है। एक इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा कंपोनेंट था इसमें शायद साहब, वो लार्जली आ रहा था इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के बढ़ने से, और दूसरा आ रहा था कि आपके रुपए की कदर जब कमजोर होती है तो आपकी जो इनपुट प्राइसेस हैं वो बढ़ती हैं। तो हुकूमत ने क्या किया, एक थर्ड मार्केट क्रिएट हो गई थी पाकिस्तान में, जो कि इलीगल इलेजिटिमेट मार्केट थी। वो किस तरह इलीगल और इलेजिटिमेट थी, इस तरह के वो नो योर कस्टमर के बगैर काम कर रही थी। दो हमारी मार्केट्स हैं, एक इंटरबैंक और एक ओपन मार्केट कर्व में, जो कि एक्सचेंज कंपनीज चलाती हैं। सो एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंश्योर किया गया ये बात, कंप्लायंस एंड मॉनिटरिंग की है। मैं तो इसको क्रैकडाउन कहता ही नहीं हूँ, क्रैकडाउन तो बड़ी और चीज है अगर हम जाकर शुरू करेंगे कभी। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम एनफोर्स कर रहे हैं लॉ ऑफ द लैंड। फिर स्मगलिंग पे यही चीज की गई, अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे ये चीज की गई, होर्डिंग पे ये चीज की गई। ये एक ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, पॉलिसी मेजर्स इसके साथ साथ लिए गए। रुपए की कदर 12-13% ओपन मार्केट में, 8.5% इंटरबैंक में बेहतर हुई है। साथ साथ अब कुछ कोशिश की जा रही है कि कुछ अदारे जो एसओईज के हैं उनको प्राइवेटाइजेशन के लिए पुटअप किया जाए। अब इसी तरह बहुत बड़ा काम है, 30 सितंबर के जो आईएमएफ के टारगेट्स हैं वो पूरे करने हैं। उसमें इनिशियली एफपीआर की जो रिपोर्ट्स हैं वो अच्छी हैं, सो दैट्स अ गुड साइन। जो हमारी ग्रोथ है इस साल की, उसमें राइस एंड कॉटन आर बोथ कमिंग गुड, सो दैट्स अ गुड साइन। सो यू नो ये है ओवरऑल तनाजुर। पर लोगों के लिए अभी भी इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है, वो तकलीफदेह चीज है, इसमें कोई शक नहीं है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के साथ साथ हमने ये मेजर लेना शुरू किए हैं कि अब जो इस मुल्क का अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे खाकान साहब आगे चल के आपसे इस पे मैंने बाकायदा एक सवाल करना है कि इसका कितना इंपैक्ट हम पे होगा और इसका कितना फायदा हमें हो सकता है और कितना नुकसान माजी में हो चुका है। चाहूंगा कि मलिक बोस्तान साहब को गुफ्तगू में शरीक करूं। मलिक बोस्तान साहब हमेशा हमें एक अच्छी उम्मीद दिलाते हैं। मलिक बोस्तान साहब, इस वक्त जो डॉलर की कीमत है, हमें यह बताया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि एक हदफ है कि 258 तक लाया जाए। आपके ख्याल में 258 तक डॉलर की कीमत आना रियलिस्टिक अप्रोच है, और अगर आ जाती है तो इसका फायदा कितना होगा हमें? बिल्कुल फायदे ही फायदे। आपके कर्जे देखो ना, 1 रुपया कम होता है तो 133 अरब डॉलर कर्जे कम हो जाते हैं। ये तो आपको फायदे ही फायदे। अभी आपने तकरीबन 8,000 अरब तो खाली मखसूस किए हुए सूद और लोन देने के लिए 209 रुपए के हिसाब से, जो इंटर बैंक है वो बजट में जो पैसा मखसूस हुआ है। तो अगर ये 209 से जितना कम होगा, ये आपके पास पैसे सरप्लस हो जाएंगे, आप किसी और काम में यूज कर सकें। तो बहुत बड़ा इससे आपके ख्याल में मलिक बोस्तान साहब 258 तक जा सकता है? मार्केट इस पोजीशन में है, रियलिस्टिक अप्रोच है 258, या एक जैसे कहते हैं कोशिश है हुकूमत की आपके ख्याल में? नहीं, देखो जुलाई को 270 हुआ था, फिर बैंकों का कार्टेल अगर तोड़ दिया गया और दोबारा इनको स्पेकुलेशन करने की इजाजत न दी गई, फिर से 258 क्या 250 भी हो सकता है। अच्छा, आप समझते हैं कि 250 तक जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। ये तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है जो कि रियल वैल्यू 240 का ही है। अफगानिस्तान जो इकोनॉमिक सेक्शन है उसका 104 से कम हो गया, 175 पे आ गया। तो हमारा रुपया तो नहीं गिरी, उनके ज्यादातर पाबंदियां उसके बावजूद उनका रुपया मजबूत हो रहा है। हमारा मजबूत इसलिए रहा कि हम उसमें अपने रुपए में इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर, हमें डॉलर पे ज्यादा यकीन है, अपने रुपए पे यकीन नहीं है। सही। खाकान साहब, आप एग्री करेंगे मलिक बोस्तान साहब की इस बात से कि 258 का तो हदफ है, लेकिन ये 250 और 240 तक भी जा सकता है? देखिए, बिल्कुल एहतराम के साथ ये सामने रखता हूं कि मैं कभी भी रुपए की जो वैल्यू है इस पर स्पेकुलेट इसलिए नहीं करता कि मैंने देखना है कि इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज हो रहे हैं और जो इस वक्त सेंटिमेंट है मार्केट का और पाकिस्तान की सप्लाई जो है वो क्या होगी। इंटरबैंक में अगर आप सप्लाई को बढ़ाएंगे, बात अब सारी इंटरबैंक पे आ गई है। आपने ओपन मार्केट में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस ले लिए, इंटरबैंक में जरूर एक्सचेंज कंपनीज पैसे डाल रही हैं, बट एक बहुत बड़ा आंसर ये है कि आपके स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स हैं वो जुलाई में 8.7 अरब डॉलर थे। जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तो ये 7.6 अरब डॉलर है। अब यहां से कमर्शियल लोन्स, आईएमएफ के लोन्स, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें भी बढ़नी है। बट चूंकि सेंटिमेंट जिसकी बात की गई है वो बिल्कुल दुरुस्त है। डी डॉलराइजेशन का सेंटिमेंट अब क्रिएट हो रहा है। 21% आज आप बैंक में पैसे जाके रखें तो आपको मिल सकता है। सो द प्रेशर इज सर्टनली कि रुपए की कदर और मुस्तहकम हो सकती है, ये बात दुरुस्त है। अगर ये सारे मेजर्स ऑन गोइंग रहे,
अब हमें थोड़ा सा हवाला हुंडी को भी बड़ा स्ट्रिक्टली लेना चाहिए। हमने लोकली तो ये चीज संभाल ली है, बट दैट हैज नॉट गॉन अवे। खाकान साहब, जब मैं और आप टीवी प्रोग्राम में बैठ के ये बात करते हैं कि डॉलर इतना नीचे आ गया और इतना नीचे जा सकता है, एक आम आदमी हमसे बाहर ये सवाल पूछता है कि महंगाई कितनी कम हुई है, तो वो महंगाई तो हमें कम होती हुई नजर नहीं आती। खाकान साहब, शाहिद भाई, आई एम रियली ग्लैड कि आपने ये सवाल पूछा। 8 रुपए पेट्रोल की कीमत कम ना होती, क्योंकि जो इंटरनेशनल कीमत थी ना वो उस वक्त $85 से $95 ब्रेंट चला गया था, और 11 रुपए डीजल की कीमत कम ना होती अगर हमारा रुपया मुस्तहकम ना होता। सो लेट मी शेयर समथिंग कि अब क्या हो रहा है। इस वक्त जो ब्रेंट की कीमत है वो वापस आ गई है 84.50 पे। सो ये एक तो हमें ब्रेंट का इंटरनेशनल बेनिफिट आ रहा है, और जो रुपए की कदर 8.5% इंटर बैंक में बढ़ी है, बिकॉज बाइंग तो हम इंटर बैंक से करते हैं, और अरब लाइट जो हमें अफेक्ट करता है वो भी नीचे आ गया। हम 70% डिपेंडेंट है इंपोर्टेड ऑयल पे, ये भी याद रखिए। अब ये दोनों टेल विंड्स हैं आप पे, अल्लाह ना करे कि ये जो इस वक्त हुआ है इंटरनेशनली, तो जो रुपए जो आपकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें हैं 16 को जब ये रिवाइज होंगी, इसमें खातिर खा कमी आनी चाहिए। ये तो बैक ऑफ द एनवेलप भी आप कैलकुलेट करें तो आपको दिखाई देगा कि एक बहुत बड़ी इसमें एक रिडक्शन आनी चाहिए। एक और चीज देखिए। अच्छा खाकान साहब, 1 मिनट के लिए आपको यहाँ रोकूंगा, मलिक बोस्तान साहब से ये सवाल करूंगा। मलिक बोस्तान साहब, आपने जो बात सुनी खाकान साहब की, वो कह रहे हैं कि अब उम्मीद है कि पेट्रोलियम चीजें कम होंगी। डॉलर का कम होने का जब 240 या 250 जो आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं, उस पर आने के लिए ये जो क्रैकडाउन, जिसे मैं क्रैकडाउन कह रहा हूं, खाकान साहब उसे क्रैकडाउन नहीं कहना चाहते, इस क्रैकडाउन की कंटिन्यूटी चाहिए होगी या मार्केट खुद ही नॉर्मलाइज होगी? बिल्कुल चाहिए होगी। अगर ये डंडा नहीं होगा तो ये तो कौन लातों की भूत बातों से नहीं मानते ना, डंडे से मान रहे हैं। वैसे तो पिछली सारी घूमते जोर लगा के मिलते कर करके चली गई हैं। सही, तो ये तो रहना चाहिए, क्योंकि अगर स्मगलिंग शुरू हो जाती है दोबारा, फिर तो दोबारा डिमांड पैदा हो जाएगी। अब तो जितने भी बॉर्डर ट्रेड या बैंकिंग चैनल यूज करें, क्योंकि इंटरनेशनल हालात भी जैसे आपने फरमाया, कभी फलस्तीन का इसराइल का मसला शुरू हो गया, अल्लाह ना करे ये आलमी जंग बन जाए, और इसमें तदब्बर से पाकिस्तान ने भी यही कि सब्र तमल से इसको जो मसले को हल किया जाए, न कि इसको जो है जज्बात में आके ऐसी कोई पूरी दुनिया को जो है, पहले क्राइसिस चल रहा है यूक्रेन का और रशिया का, तो हमें इन सारी चीजों को पाकिस्तान भी जो है इसमें जो है बड़े सोच समझ के अपने आप को इस चीज आग से बचाना है। तो ये ऐसी चीजें आ जाती हैं जो पाकिस्तान, ठीक है, आपकी बात ठीक है। आपने जैसे कहा कि डंडे की जुबान पे सारा कुछ चलता है, और डॉलर की मार्केट हमने देखा है कि डंडे के हिसाब से ही फ्लोट कर रही होती है। जब तक डंडा थोड़ा सख्त होता है उस वक्त तक जो है ना हमें नजर आता है कि डॉलर काबू में, जैसे ही थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं तो डॉलर फिर काबू से बाहर हो जाता है। खाकान साहब, एक जो अहम चीज आपके सामने रखना चाहूंगा, इब्तदा में आपने जो बातचीत की, आपने कहा बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो बेंचमार्क माशी फैसलों के हवाले से केयरटेकर गवर्नमेंट ने सेट किए थे अपने, उनको वो किसी हद तक अचीव कर रही है, लेकिन इस अचीवमेंट की कंटिन्यूटी क्या हो सकती है? जैसे हम सुनते हैं कि SIFC पे काम हो रहा है, माइनिंग का सेक्टर हो या एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, उसके साथ साथ जो है ना दीगर कुछ चीजें, खासकर निजकारी के हवाले से, आपको लगता है कि आने वाले 1-2 महीनों में हमें कोई इतनी डॉलर्स की फरावानी मिल सकती है इन दोनों तीनों चीजों से, जिससे हमारी इकोनॉमी कुछ बेहतर हो सके, या आपको लगता है कि यह मुमकिन नहीं होगा केयरटेकर गवर्नमेंट के लिए कि वो किसी चीज को एग्जीक्यूट कर पाए? तो बड़ा क्लियर मैं आपके सामने एक बात रख देता हूं कि अगले 2-4 महीने ही अगर आप उनसे पूछें कि क्या करना चाहिए, नंबर 1 IMF का जो 30 सितंबर का रिव्यू है उसको कंप्लीट करवाना चाहिए। उसके बगैर कोई भी स्टेबिलिटी आपके मुल्क में नहीं आ सकेगी। दैट इज अ मस्ट। अभी तक एहदाफ ठीक लग रहे हैं, सो उसको कंप्लीट कराएं। अपना एक्सपेंडिचर कंट्रोल करें, जितना एक्सपेंडिचर कंट्रोल करेंगे अब उतनी ही इन्फ्लेशन जो है वो मुल्क में संभलना शुरू होगी। अगर आप एक्सटर्नल इनफ्लोज IMF के जो जेनीवा प्लेजेस हैं वो सारे लाएं, इन्वेस्टमेंट अगर SIFC के थ्रू कोई भी ब्रेक थ्रू होता है, एक प्रोजेक्ट भी सेल करते हैं, कोई कॉर्पोरेट फार्मिंग में पैसे आते हैं, तो दैट विल बी अ ग्रेट बेनिफिट टू पाकिस्तान। उम्मीद करें कि सप्लाई कॉटन और राइस के अलावा बाकी क्रॉप्स ठीक रहें, उन पे तवज्जो दें, प्लस जो सप्लाई साइड है उसको संभाल के रखें। अगर हम ये सारे काम करते रहेंगे जो मैंने इन द शॉर्ट रन आपके सामने रखे हैं, तो एक मैक्रो स्टेबिलिटी जो है वो मुल्क में कायम रहेगी। इस मैक्रो स्टेबिलिटी से जो इन्फ्लेशन है शायद उसका वर्स्ट विल बी ओवर, एंड देन वी विल बी लुकिंग टू मोर स्ट्रक्चरल चेंजेस एज अ न्यू गवर्नमेंट कम्स इन।
खाकान साहब, आपने जैसे बात की कॉर्पोरेट फार्मिंग के कोई प्रोजेक्ट्स हैं या कोई और प्रोजेक्ट्स हैं, आपकी मालूमात के मुताबिक जैसे आपने कहा 30 सितंबर तक हमारे पास जो है ना डेडलाइन है आईएमएफ की जो कमिटमेंट्स हैं उनको मीट करने की, कोई सितंबर, नवंबर या दिसंबर में कोई ऐसी चीज़ आपको मटीरियलाइज होती हुई नज़र आती है जिससे पाकिस्तान में सरमायाकारी आ सके या डॉलर आ सके? देखिए, गुफ्तो शनीद बहुत सी चीजों पे चल रही है। पाकिस्तान ने 28 प्रोजेक्ट पिच इन किए हैं। रेकोडेक के एरिया के अलावा रेकोडेक में भी एक इंटरेस्ट है जिसमें पाकिस्तान की जो शेयर होल्डिंग है उसकी बात भी हो रही है। सऊदी अरेबिया का कॉर्पोरेट फार्मिंग में इंटरेस्ट है। सीपेक 2 को भी आगे चलाना है। पाकिस्तान की जो 9 मिलियन हेक्टेयर है वो हम रख रहे हैं। कुछ डोमेस्टिक इंटरेस्ट मैंने सुना है उसमें आया है जो डोमेस्टिक कॉर्पोरेट फार्मिंग करना चाहते हैं। सो देखिए, इसमें टाइम लगेगा। आई कीप सेइंग, आई नो कि एक उम्मीद तो जरूर लोगों को है कि हम एक अमाउंट तक जाएंगे, बट दिस विल टेक टाइम। पाकिस्तान को डेट इंस्ट्रूमेंट से हटाकर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पे लाने के लिए एक एम्बियंस बनानी पड़ेगी। और याद रखिए कि एक ग्लोबल इकोनॉमीज भी स्लोइंग है, बट गिवन ऑल दैट, चूंकि वेल्थ फंड्स जो मिडल ईस्ट के हैं वो इस वक्त काफी अवॉश हैं विद मनी, सो लेट्स होप कि हम कुछ पिच कर सकें। SIFC का मकसद तो यही है ना कि जो क्लॉग्ड आर्टरीज हैं हमारी स्टेट की, जिसमें से फाइलें गुजरती नहीं है, उनको बाईपास कर दिया जाए। सही। खाकान साहब, एक 30 सेकंड्स में चाहूंगा कि एक जवाब, हमारे सामने एक स्टोरी है कि आलमी बैंक चाहता है कि 50,000 रुपए और उससे जो कम आमदन वाले हैं उन पर भी टैक्स लगाने की कुछ सजेशंस हैं। इससे प्रॉब्लम्स आपको लगता है नहीं कि बढ़ जाएंगी एक आम आदमी की? शायद वर्ल्ड बैंक ने अपनी ये पोजीशन जो है वो रिट्रीव कर ली है। मैंने पहले भी कहा था, 2 चीजें याद रखें, और मैं पॉलिसी वालों को ये समझाया है, वो ये पॉलिसीज जो है उसने रिट्रीव कर लिया, वो नो मोर ये कह रहे हैं। वो 2 वजूहत हैं। एक, अगर इन्फ्लेशन इतनी बड़ी हो तो रियल वेजेस चलें, ठीक हो गया। खाकान हसन नजीब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बताया कि वो रिट्रीव कर लिए उन्होंने ये पोजीशन, और एक आम आदमी कम से कम जो 50,000 रुपए है उससे कम तनख्वाह लेता है उसे कुछ रिलीफ मिलेगा अगर ये टैक्स नहीं लगता। अगले प्रोग्राम तक, अगले हफ्ते तक मुझे शाहिद रिंद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।